अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ये तीन इक्वेशंस आपके पास हैं और इस इक्वेशन के अंदर आप देख रहे होंगे डिमांड की एक सेपरेट इक्वेशन और सप्लाई की सेपरेट इक्वेशन है। डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए तीन इक्वेशंस हैं, यानी जैसे कि ए कमोडिटी है उसकी डिमांड की इक्वेशन पर लिखी हुई है और सप्लाई की लिखी है, इस तरह बी की लिखी हुई है डिमांड सप्लाई और सी की डिमांड सप्लाई की इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा, ऑरेंज कलर के अंदर आपको जो है वो बराबर में नज़र आ रहे होंगे प्राइसेस जो कि सॉल्व करके इन इक्वेशंस को निकाले गए हैं। लेकिन जो अभी मेन मोटिव है इस वीडियो का वो ये है कि किस तरीके से आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ लेट सपोज कि जी ए कमोडिटी की डिमांड बेस करती है, आपको नज़र आ रहा होगा इक्वेशन में कि पी ए, पी बी और पी सी तीन आइटम्स, तीन वेरिएबल्स इसके अंदर मौजूद है डिमांड के अंदर। तो इट मीन्स कि तीनों प्राइजेस के ऊपर बेस करती है डिमांड ऑफ ए। एक तो इसका ओन प्राइस है जो कि प्राइस ऑफ ए है, बाकी दो जो है वो डिफरेंट कमोडिटीज़ के प्राइस हैं। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे किस तरीके से ये इसकी क्या डिमांड है और सॉरी कि क्या इलास्टिसिटी है। अच्छा, उसका देखने का तरीका ये है कि हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, तो जनाब इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है वो होता है चेंज इन क्यू, क्योंकि बेसिकली इलास्टिसिटी होती है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्राइस रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कितना रिस्पॉन्सिव है, यानी अगर प्राइस चेंज होगा 1 यूनिट से लेस सपोज, तो क्वांटिटी डिमांड कितने से चेंज होगी। तो ये होता है आपका, इसको हम इस तरह शुरू में पहले लिखते हैं। जैसे अगर और फार्मूला देखा जाए तो अक्सर लिखा हुआ नजर आता है जी परसेंटेज चेंज इन क्यू डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन पी। तो ये आपका जब आप इसको खोलते हैं तो वो ये बन जाता है किस तरीके से कि परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है कि आप इसको क्यू से डिवाइड करेंगे और फिर चेंज इन पी डिवाइड बाय पी हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा ये भी, और ये भी मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसको ये क्योंकि डिवाइड में जब इसको इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, जो कि फिर यही बन जाएगा जो आपको नज़र आ रहा है। किस तरीके से कि जी चेंज इन क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू पी चेंज इन पी। तो अगर आप इस चेंज इन पी को इधर ले आए, क्यू को इधर ले आए, तो यही इक्वेशन बन जाएगी जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाई है। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी डिमांड कर्व बना हुआ हो और मैं कहूँ कि जी ये क्वान्टिटी, ये डिमांड कर्व हो गया आपका, और जो है वो आपका यहाँ पे आपको पता है कि जी क्वांटिटी होती है डिमांडेड, यहाँ प्राइस होता है, और यहाँ मैं कहूँ कि जी ये आपके पास 2 प्राइस के ऊपर 5 क्वांटिटी है और 1 प्राइस के ऊपर आपकी 10 क्वांटिटी है। एक रफ बना रहा हूँ मैं, तो आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशंस मौजूद हैं और सिर्फ प्राइस एक मौजूद है, तो आप किस तरीके से डिमांड या किस तरीके से इलास्टिसिटी निकालेंगे। एक एक पॉइंट की इलास्टिसिटी तो आप नहीं निकाल सकते। एक जनरल इलास्टिसिटी कैसे निकाल सकते हैं कि अगर एक यूनिट से प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कैसे चेंज होगी। उसके लिए आपको लाजमी बात है कि आपको जो है वो डेरिवेटिव के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव एक ऐसी चीज़ है कि ये जो चेंज आप है, ये चेंज आप इसी वक्त निकाल सकते हैं जब आपके पास एक इनिशियल पॉइंट हो और एक फाइनल पॉइंट हो। यानी ऐसे मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ से अगर यहाँ आना है तो आपका ये 2 प्राइस जो है ये प्राइस की इनिशियल पॉइंट है और यहाँ आ रहे हैं तो ये फाइनल पॉइंट है। तो आप इन दो का चेंज निकाल सकते हैं जो कि 1 होगा, और इसका चेंज निकालेंगे तो 5 होगा। लेकिन इस सूरत के अंदर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आपके पास चेंज निकालने के लिए 2 पॉइंट्स मौजूद नहीं है। तो चेंज बेसिकली डेरिवेटिव से भी निकलता है, डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ पी, और ये पी इंटू क्यू ऐसे लिख दें, यानी चेंज ऑफ क्यू डिवाइड बाई चेंज ऑफ पी की जगह पर डेरिवेटिव ऑफ क्यू डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ पी लिख दें, तो बेसिकली ये भी चेंज ही कहलाता है। ठीक है, ये भी वही चीज़ निकालेगा जो आपका ये निकालेगा, यानी ये भी स्लोप ही निकालेगा, ये भी आपको स्लोप ही निकाल कर दिखाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि ये कैसे निकलेगा। तो जनाब अब आप देखें यहाँ पे हमें निकालना क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूँ लेट्स सपोज चलें बी से शुरू करते हैं कि जी डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, बी कमोडिटी की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बी। ठीक है, अब बी क्वांटिटी है, बी ही की मैं प्राइस भी लिख रहा हूँ इधर। ठीक है, अब आप देखें इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, वो होगा कि जी डी डेरिवेटिव ऑफ क्यू के लिए आपको पहले ये बताना चाहिए जी कि जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसकी इक्वेशन क्या है। ये सामने आपके लिखी हुई 10 + 3 PA - 5 PB + 2 PC
सी। ठीक है, अब अगर इसका आप डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू पी बी, यानी ये पी बी इसके रिस्पेक्ट से निकालने, तो देखें याद रखिएगा डेरिवेटिव में हमेशा ये होता है कि अगर जिस भी के रिस्पेक्ट से आप निकाल रहे हैं उसके साथ अगर प्लस माइनस के साथ कोई वैल्यूज जुड़ी हुई हैं तो वो सारी जीरो हो जाती है, यानी ये 10 भी जीरो हो जाएगा, ये 3pa भी जीरो हो जाएगा, और इसको छोड़ने फिल वक्त और 2pc भी जीरो हो जाएगा। ये किस तरीके से आएगा कि pb के साथ अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है तो वो एज इट इज आ जाता है, और मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ जिसके रिस्पेक्ट से निकाल लें अगर उसका कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में मौजूद है तो वैसे ही आ जाएगा। और pb के ऊपर देखें कुछ नहीं है, वैल्यू 1 है, तो ये 1 उठकर आता है आगे पावर जो होती है, और pb में से आप कर देंगे 1 में से -1, यानी जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेते हैं उसमें से उसकी पावर में से -1 कर देते हैं और जो उसकी पावर पहले होती है वो आगे आ जाती है। तो इस तरीके से जो आंसर आया वो आया 5, और pb की पावर 0 हो गई। कोई भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो जो वेरिएबल है वो 1 हो जाता है, तो -5 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आपका -5 ही आएगा। तो बेसिकली ये तो आ गया है आपका ये पहले पार्ट का आंसर इसका। तो हम अगर यहाँ सॉल्व करना शुरू करें तो हम इसको कह सकते हैं कि जी जो इलास्टिसिटी है, मतलब कहूँ कि जी PED जो है फॉर B वो बेसिकली क्या आ गई है -5, और जब P की बात करेंगे प्राइस की तो आपको पता है ये कौन सा प्राइस है, PB ही होगा। तो PB आपके सामने ऊपर लिखा हुआ था जी 12, और नीचे क्या था Q क्या है, यही क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि इसी की बात हो रही है, इसी इक्वेशन की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 3PA -5PB + 2PC। और इसके अंदर अब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे, कौन सी, PA की वैल्यू आपके सामने है, PB की वैल्यू आपके सामने है, तो जब आप अगर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दी प्राइजेस की, जो PA, प्राइस ऑफ A, प्राइस ऑफ B, प्राइस ऑफ C थी, और अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा -60 और नीचे आ जाएगा 29, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -2.06। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि जी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज होगी। यानी अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन बताऊं इस पॉइंट की तो वो ये होगी कि इफ़ प्राइस इंक्रीज बाय 1 यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस बाय 2.06 यूनिट्स। ठीक है, ये इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन होगी। और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ निकालना चाहें तो आप दूसरी जितने भी वेरिएबल्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इसी क्वांटिटी डिमांडेड की, जो B वाली क्वांटिटी डिमांडेड थी, इसी की अगर मैं कहूँगा जी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ A निकालें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइस ऑफ A के लिए हो जाएंगी, और क्वांटिटी, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड की जो इक्वेशन होगी वो यही वाली होगी। फिर आप जो निकालेंगे आंसर तो आप उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट करिएगा, और इसकी इकोनॉमिकल मीनिंग भी यही होगी कि ये जो है वो उसकी ओन गुड है, ओन प्राइस है, तो इसलिए जो है वो अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ रही, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, कितने यूनिट से हो रही है मैंने आपको बता दिया। लेकिन जैसे PA है, PA के साथ देखें आपको पहले ही नज़र आ रहा है पॉजिटिव साइन है, इसका मकसद ये है कि प्राइस ऑफ A अगर बढ़ेंगे तो यकीनन डिमांड जो है वो बढ़ेगी, इसकी B कमोडिटी की। इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि किसी एक के प्राइस बढ़ने से अगर दूसरी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ रही है, इट मीन्स वो दोनों गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट हैं। और अगर कि ये कहा जाए कि नहीं जी किसी और गुड की प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉम्प्लीमेंट्स गुड है आपस में। ठीक है, तो ये इनकी इकोनॉमिकल मीनिंग होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा और इसको पूरा वॉच कीजिएगा। थैंक यू।